Hey guys, welcome back to my channel. And today we will be doing chapter number 4, sorry, and part 3. तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है एंड इसमें आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई विल बी डूइंग एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर वंस अगेन. सो अगर तुमने चैप्टर मिस भी कर दिया है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो तुम्हें सेकंड पार्ट में काफी अच्छा से आने वाला है. दैट्स माय रियल गारंटी. तो मैम, आपका ना लिटरली ये जब से चैप्टर शुरू हुआ है ना, आप बहुत ही ज्यादा दिमाग खा रहे हो. तो हम ऐसा करते हैं, हम पूरा जब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी एक ट्रेल बनाते हैं, ठीक है. उसे देखते हैं कि हमने आखिर किस कंटेक्स्ट में पढ़ी है चीजें. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू एक्चुअली वॉच इट एट द स्पीड ऑफ 2x और मे बी 1.5x. बट मेक श्योर कि तुम ये पूरी वीडियो देखो एंड डू नॉट गेट बोर्ड इन बिटवीन. ओके. सो मैम, अभी आपने जो भी एफएम तक पढ़ा है ना, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. देखो गाइस, मैं जल्दी जल्दी से बताती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है. चैप्टर नंबर 1 में हमने मेनली फाइनेंस मैनेजर के 3 डिसीजंस पढ़े, ठीक है. मैम, आपने कहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने रट लिए, ठीक है. अभी मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाना बिल्कुल भी. नाउ मैम, आपने कहा ठीक है, वो 3 डिसीजंस थे, बहुत बढ़िया. फिर आपने चैप्टर 2 में आपको तसल्ली नहीं आई, आप कहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टीवीएम, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहाँ पे आपने बताया था कि ऑब्वियसली जो आज पैसों की वर्थ है वो कल जाके सेव नहीं होगी, और इसलिए हम उन पैसों की वैल्यू को आज की वैल्यू में लाते हैं, ठीक है. मैम, आपने ये 2 बेसिक चैप्टर बताए कि हाँ, ये 2 बेसिक चैप्टर्स है, इनके बिना पूरा एफएम नहीं चल सकता. फिर हम 3 डिसीजन के पहले डिसीजन पे जाते हैं, दैट वाज इन्वेस्टिंग डिसीजन. मैम, आपको फिर भी तसल्ली नहीं हुई. आपने कहा कि हमारे पास अगर प्रोजेक्ट ABC आ गया, जिसकी लाइफ 5, 4 और 6 साल है, और जिसके कैश फ्लोज अलग अलग आ रहे हैं, लेट्स से 30,000, 40,000, ठीक है, 40,000 एंड 50,000 एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो आखिर ये हम कंपेयर कैसे करें मैम? ये कंपेयर नहीं हो रहे थे, मतलब प्रोजेक्ट्स कैसे कंपेयर करें, ये बड़ा इशू आ रहा था, राइट. यही इशू आ रहा था आई बिलीव, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कहा कि एक टर्म निकाल लो, दैट वाज एनुअल कैश फ्लोज, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपको एक बेसिस मिल जाएगा सारे प्रोजेक्ट्स को. मतलब एनुअल कैश फ्लो में आपने कहा था कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, फिर पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन निकालो. मतलब आपने ओवरऑल ये कहा था कि कैश फ्लोज आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, राइट. मैम, आपने ये कहा था कि अगर कोई भी टेक्निक हो जिसमें कैश फ्लो कंसिडर हो रहा है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज मोर लॉजिकल अप्रोच, बिकॉज वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते. दैट वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच. एंड हेंस हमने चैप्टर 3 के एंड में एक कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, हम कैश फ्लोज को कंसिडरेशन में लेंगे, एंड हम बाकी के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को थोड़ी देर के लिए थोड़ा साइड रख देंगे, ठीक है. मैम, चैप्टर 3 भी ओवरऑल समझ में आया था. चैप्टर 4 में आपने जाके बोला कि 2 तरीके की टेक्निक्स होती है, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स और एक होती है आपकी मॉडर्न टेक्निक्स, राइट, जिसको आपने बोला था डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, ठीक है. ट्रेडिशनल टेक्निक्स में अगर मैं देखूं तो 2 टेक्निक्स थी, एक था पे बैक पीरियड और एक था एआरआर. तो मैम, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ये कैश फ्लोज पे होता है और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे होता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बेटर ये था, ठीक है. तो कैश फ्लो भी समझ में आ गया था कि ठीक है, कितने दिनों में मेरा पैसा वापस मिलेगा. मैम, आपको फिर भी इसमें तसल्ली नहीं हुई थी, आपने हमारे हर लाइफ कॉम्प्लेक्स करते रहते हो. आपने इसमें कहा था एक इक्वल कैश फ्लो होते हैं और एक अनइक्वल कैश फ्लोज होते हैं, वो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया, ठीक है. अब आपने इसमें भी आपको तसल्ली नहीं मिली. आपने कहा कि इसको भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने में मजा आ रहा था, तो आपने कहा कि एक इक्वल प्रॉफिट्स अर्न करोगे
और दूसरे में तुम अनइक्वल प्रॉफिट्स अर्न करोगे। ठीक है मैम, आपने कहा ये फॉर्मूला रट के कर लो, ठीक है हमने ये भी कर लिया। अब डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में भी आपको चैन नहीं मिला। सबसे पहले हमने सबसे इजी वाली डिस्कस करते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक, जो मैम बहुत इजी थी। ये जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे पेबैक पीरियड, उसका लेट्स से, चलो पे बैक का भी एग्जाम्पल लेती हूँ, आज मैं बहुत तसल्ली में बैठी हूँ। 0 1 2 3, ठीक है, लेट्स से हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, अभी मैं इजी वाला ले रही हूँ, तो 25,000 25,000 25,000 25,000 4। ठीक है, तो हमने पे बैक पीरियड में क्या किया था, हमने सारे पे बैक सारे कैश इनफ्लोस ऐड करे थे और उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया था। ठीक है, आई गेस यही किया था। ये मैंने 25 लाख डाल दिया, नॉट 25,000। ओके सॉरी। ठीक है, तो मैम इसमें पता चला कि आपके जो सॉरी कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब आपके जो इनिशियल आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, मतलब 4 साल में आपको अपना 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। तो ये था हमारा पे बैक का टेक्निक, जहां पे हमने बोला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोस। तो ये तो मैम बहुत ही इजी, अगर पेपर में ये आ गया तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, और डिस्काउंटेड में क्या है, डिस्काउंटेड में तो मैम सिर्फ हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है। और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे लगता है, देखो आज मैं एक्सेल पे करके दिखाती हूँ। लेट्स से तुम्हारा रेट है 10%, तो तुम क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, इसे हम लॉक कर लेते हैं, रेस टू द पावर एन, रेस टू द पावर एन। ठीक है, इसे करते हैं हम डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैम ये तो आपने एक्सेल में निकाला तो हमें समझ में आ रहा है, बट अगर हमें ये कैलकुलेटर पे करना होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 को तुम 1 ऐसे इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आई गेस वीयू के पेपर्स में रेटिंग फैक्टर्स गिवन होते हैं या तुम्हें एनुइटी टेबल दी जाएगी, यू नीड टू सी, यू नीड टू आस्क योर टीचर। सो मैम इसमें तो बहुत ही इजी था कि हमने ये इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू से हम अपना डिस्काउंटेड पेबैक निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी हो गया। अच्छा, सेकंड आपका आया था, कौन सा टेक्निक बताया था मैंने, बताओ गर्ल्स। मैं भी भूल गई हूँ मैंने क्या क्या करवा दिया है तुम्हें और क्या क्या नहीं करवाया सेकंड पार्ट में। ठीक है, फिर मैम आपका आया एनपीवी, जो अभी तक का सबसे लॉजिकल वो लग रहा है मेथड, जहां पे आपने बोला था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कितना पैसा डायरेक्टली जाएगा, वो इम्पैक्ट होता है। लेट्स से, अब देखो क्या होता है एनपीवी में, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली। लेट्स से एनपीवी अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं शेयर होल्डर को फायदा हुआ है। ठीक है, तो शेयर होल्डर को क्या होता है, फायदा होता है, मतलब उसकी वेल्थ में एडिशन होता है, नेगेटिव में उसे लॉस होता है, एंड जीरो में उसे ना ही फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, बिकॉज पार्ट 2 में मैंने पेन से किया था, तो दैट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा तुम्हें समझ में ना आया हो। ठीक है, तो एनपीवी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ठीक है मैम, इसमें ना आपने एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही वेग सी अजम्पशन ली थी कि कैश आउटफ्लो साल में सिर्फ एक ही बार होता है, एंड दैट टू सिर्फ एट टाइम 0। ठीक है, जिसकी वजह से मैम, आपकी वजह से हमें एक और टेक्निक करनी पड़ गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, अब एनपीवी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज आई बिलीव मैंने लास्ट टाइम एनपीवी थोड़ा सा जल्दी में करवा दिया था, ड्यू टू विच तुम्हें अब समझ में आया है या नहीं आया ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड इस बार थोड़ा अलग करेंगे, ना कि सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार किया है। वेट वेट, लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन। ओके,
लेट्स डू दिस। तो ये क्वेश्चन 2011 में आया है डीयू के पेपर में, ठीक है, याद रखना। देखो अब ये क्या कहता है, ईयर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आपके पास एक प्रोजेक्ट एक्स है जिसके कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। पहले तो फर्स्ट ईयर में कैश गया होगा तभी पैसा आएगा, मतलब पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी तो आएगा। 80, 90, 75 एंड 25, ठीक है। आपका डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। तो मैम जैसे अभी आपने रेट कैलकुलेट किया था 1/1 इसे फिक्स कर लेते हैं। रेस टू द पावर एन, एन हमारा क्या है मैम, ईयर, ठीक है, ये आ गया ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ही निकाल लो, इनफ्लो आउटफ्लो क्या अलग अलग करें, ठीक है। ये थोड़ा छोटा टेक्निक है, नहीं तो तुम्हें पेपर में अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल में तुमने सारे प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लिए। मैम निकाल लिए, ये तो बड़े ही सिंपल थे, ठीक है जी, निकाल लिए जी। नेक्स्ट, आई गेस इन्होंने थाउजेंड्स में लिया है, बट लेट्स टेक इट बिफोर ओनली। तो हमारा आया, सम करते हैं, तो हमारा क्या था, सम ऑफ, ये देखो फॉर्मूला देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। मतलब ये तो है हमारे इनफ्लोज का सम, आउटफ्लो है हमारा ये। तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे, देखो दोनों को माइनस करना, तो मैं इसे पॉजिटिव में ले लेती हूँ, ठीक है, तभी जो आके ये सही आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों लिया मैंने पॉजिटिव में? आई होप गाइस समझ में आ रहा है कि देखो कैश आउटफ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, बट जब हम इसे माइनस कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग प्लस या माइनस, इट इज एन इंडिकेटर कि वो हमारा आउटफ्लो है, दैट्स व्हाई इट इज एन नेगेटिव। तो प्रेजेंट आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, हमारा क्या आ गया, 26 पॉइंट, ये, ठीक है। तो हमारा आ गया 26.84761, दैट इज नथिंग बट एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट। आई होप नाउ इट इज क्लियर, बिकॉज मैंने, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैंने पिछली बार थोड़ा सा जल्दी में सिखा दिया था पार्ट 2 में, तो इस बार मैंने थोड़ा सा सही सिखाया है, ठीक है, मतलब एज एन थोड़ा स्लो डाउन करके सिखाया है। तो मैम ये तो समझ में आ गया, मतलब अगर पेपर में एनपीवी निकालना है तो हम फट 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 कर देंगे। मैम वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला भी बता दो, बता ही रहे हो तो सब, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हमने कहा था हम निकालते हैं रेशो। कैसे निकालते हैं, जहां पे हमारी अजम्पशन ऑफ एनपीवी गेट्स सॉल्व। मैम कैसे सॉल्व होती है, बेटे कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। वो कहता है कि कैश सिर्फ फर्स्ट ईयर में जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मिड ऑफ ईयर जाए, ठीक है। तो हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पीआई, ठीक है। तो हम एक अजम्पशन लेके, अजम्पशन नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से ये 90 का क्या हुआ है आपका आउटफ्लो। अब आएगा असली मजा, देखो अब क्या हुआ। अब हम पीआई निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का टोटल। ये क्या आएगा मैम, ये आएगा आपका, ये इनफ्लो हुआ है, ये इनफ्लो हुआ है, ये इनफ्लो हुआ है, और एक ये हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, मैम इस बार एक आउटफ्लो नहीं, दो आउटफ्लो हुए हैं, एक ये हुआ है एंड एक ये हुआ है, ठीक है। अब मैम आपने बताया था नेगेटिव इज जस्ट अ साइन कि वो आउटफ्लो है, ठीक है। तो मैं पीआई कैसे निकालूंगी, पीआई निकालो तो मैम बहुत ही इजी है। अब आप सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मैम इज द is the ratio in negative? No, it is not in negative, इट इज इंडिकेटर, बिकॉज यहाँ पे आपका आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव में आ रही है। बट जब आप डिवाइड करोगे
आपको पॉजिटिव में ही लेना है। मैम अब डिसीजन रूल क्या होगा? आपने कहा था इफ पी इज लेस देन 1 देन यू शुड रिजेक्ट द प्रपोजल। देखो, अब थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं इसमें, ठीक है? देखो, इसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला कि हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए। अगर तुम थोड़ा पीछे जाओ और एनपीवी को देखो तो एनपीवी भी नेगेटिव हो गई है, मतलब इट विल लीड टू लॉसेस टू द शेयर होल्डर्स। तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके, अगर वो कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे लॉसेस हो, वो हमेशा चाहेगा कि उसे फायदा हो। एंड फायदा कैसे आएगा? जब हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा। ओके, सो पिछली वीडियो में अगर तुमने देखा हो तो मैंने लिंक समझाया था एज टू एनपीवी और पीआई का बीच का लिंक। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका लिंक भी अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। गाइज आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। इससे ज्यादा कोई अच्छा समझा सकता तो गो अहेड, बट मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं समझा सकती। ठीक है, अभी मैं लिटरली आज के टॉपिक पे आई भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं फटफट से। तो आज का मेरा जो टारगेट है, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टारगेट है आईआरआर और एमआईआरआर। ठीक है, अभी पीपीटी को साइड छोड़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर ही हम जाके उसे टच करेंगे। ठीक है, देखो, अगर जो दूसरा मेथड आता है ना, वो हमेशा पहले वाले मेथड के अजम्पशन पे आता है। ठीक है, तो मैम अभी तक आपने सबसे बेस्ट मेथड जो हमें बताया वो था एनपीवी। ठीक है, और पीआई तो चलो रेशो अकेले क्या ही इंडिकेट करेगी, बट यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल लग रहा था और एनपीवी मुझे बेटर लग रहा था। ठीक है, एनपीवी अच्छा टेक्निक था, बट अगेन क्या, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। अब हम थोड़ा शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, अब जो मेरी टेक्निक है वो शेयर होल्डर्स की पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, अब देखो, शेयर होल्डर के पास दो चॉइस है, प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी। ठीक है, ये दे रहा है 15% रिटर्न, थोड़ा लेमैन में चलते हैं, और ये दे रहा है 12% रिटर्न। ठीक है, शेयर होल्डर चाहते हैं, लेट्स से इसका एनपीवी आया आपका 5000, इसका एनपीवी आया आपका 6000। ठीक है, अब शेयर होल्डर चाहता है कि यार ठीक है, मैं एज ऑफ नाउ ये नहीं देख रहा कि मेरा कहाँ, व्हाट इज दैट मिनिमम रेट आई शुड एक्सेप्ट जहां पे एटलीस्ट मुझे लॉस ना। ठीक है, लेट्स से, आई वुड से, चलो इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसे करते हैं 4000। ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट्स है, लेट्स से 15% पे उसे 5000 पॉजिटिव मिल रहा है और 12% पे उसे 4000 रुपए उसके जेब से जा रहे हैं, मतलब उसे लॉस हो रहा है। तो शेयर होल्डर कहता है यार मुझे एक ऐसा रेट बताओ जहां पे मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा, मतलब ना ही मुझे नुकसान होगा ना ही मुझे लॉस होगा। ऐसा कौन सा रेट है, या दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, ऐसा कौन सा रेट है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, या एक और पर्सपेक्टिव है, ऐसा कौन सा रेट है जो मुझे मिनिमम एक्सेप्ट करना चाहिए एक प्रोजेक्ट से, कि इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेट्स से 13% पे मुझे पता चला कि एनपीवी 0 है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 13%। अगर कोई भी प्रोजेक्ट उसे 13% के नीचे दे रहा है, ही शुड नॉट एक्सेप्ट। वाई? बिकॉज उसका एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गाइस सिंगल प्रोजेक्ट।
ठीक है, अब तुम सेम सिंगल प्रोजेक्ट में लेट्स से ये रेट मिल रहे हो उसे 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो उसे 13% से नीचे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज नहीं तो एनपीवी नेगेटिव चली जाएगी और उसे लॉस होगा। उसे हमेशा 13 के ऊपर करना है, ठीक है। तो शेयर होल्डर अब जानना चाहता है कि कौन सा रेट है जहां पे मुझे एनपीवी क्या हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है। मैम आपने तो और दुविधा में डाल दिया। एन जब हम एनपीवी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ये तो हमें प्लेट पे सज के मिली थी अच्छे से, तो हमने फट फट से कैलकुलेशन करी और हम आगे बढ़ गए पेपर में। अब आप कह रहे हो कि हमें रेट ढूंढना है, हमें मतलब ये जो 10% आपने पेपर में हमें ऐसे प्लेट में सजा के दिया था, अब आप कह रहे हो हमें ये ढूंढना है रेट। ये कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अगर ये रेट नहीं होगा तो हम ये सारी कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते। तो आगे चीज हलवा बांटने जा रहे हो पेपर में? नहीं बांटने जा रहे, मैं बताती हूँ कैसे बांटना है हलवा। सुनो, ध्यान से सुनना। मैम दो तरीके हैं, या तो मैं ना तुक्के लगाता रहता हूँ कि चलो 11% डाल के देख लेता हूँ क्या मेरी एनपीवी आई या नहीं आई, ये चेंज क्यों नहीं हो रही वैल्यूज। 1 मिनट गाइस, अरे चेंज हो जा सिम सिम। ओहो, 1 मिनट। 1 डिवाइडेड बाय दिस गाइस, 2 मिनट देना। रेस टू दावर, रेस टू दावर दिस, ठीक है। तो मैम या तो मैं तुक्के मारता रहता हूँ कि एनपीवी कब 0 आएगी। यार ये कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट रुकना। 1 रेज टू दावर दिस डिवाइडेड बाय दिस है। अच्छा सॉरी, दिस इज सॉरी 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 1 प्लस दिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आएगा। मैम या तो मैं तुक्के मारता रहता हूँ 5, ओहो नेगेटिव में चली गई, चलो 9 डाल के देखता हूँ। सॉरी, चलो 9 डाल के देखता हूँ। अरे मैम नहीं आ रही। 20 डाल के देखता हूँ, अरे मैम 50 डाल के देखता हूँ, अरे नहीं आ रही यार। 14 डाल के देखता हूँ, चलो 7, किसी से तो आएगी। 0, 2, अरे ये तो आई नहीं रही। 0.25 डाल के देखते हैं। 1, ये तो आई नहीं रही यार। 8, 7, 5, नहीं आ रही। मतलब आएगी बट ऑब्वियसली यू नो इस वाले कैश फ्लो के उसके ठीक है। मैम देख लो, अब आपसे भी नहीं हुआ तो हमसे तो क्या ही होगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट दिस। अब तुम ये कमेंट सेक्शन में मत शुरू हो जाना, मैम से ही नहीं हो रहा तो हमसे क्या होगा, मैम तुक्के मार रही है बैठ के। नहीं, मैं इंटेंशनली कर रही थी, पर्पस समझना क्यों कर रही थी। क्या तुम ये सब कुछ पेपर में कर सकते हो? क्या तुम ऐसे हिट एंड ट्रायल ले सकते हो? ले सकते हो या नहीं ले सकते? चलो इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। 1, इससे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन यू गाइस थिंग्स, ठीक है। 0%, लेट्स से इसे -50 करते हैं, इसे 80 करते हैं, ठीक है। सुनो, एक बात नोटिस करना, जैसे जैसे मैं रेट बढ़ाती जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो 30, 50, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव, लेट्स से आई डू इट 88, लेट्स से आई डू 100, लेट्स से आई डू 120, 180%। गाइस देखो, 180% पे जाके ये थोड़ा नेगेटिव आया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब ये क्यों हो रहा है ऐसा। अब क्या होता है, अब मुझे आईआरआर से ऐसा रेट निकालना है जहां पे मेरा एनपीवी 0 है। मैम 100 बार बोल चुके हो आप, ठीक है।
क्या मैं हिट एंड ट्रायल यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेपर में टाइम नहीं है, पेपर में सिर्फ 3 घंटे का पेपर है। ठीक है मैम, बुक में 2 मेथड दिए हुए हैं। अब आपको हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स बनाने में बहुत मजे आते हैं, तो इसमें भी बना दो। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो कैश फ्लोज इक्वल हो या तो कैश फ्लोज अनइक्वल है। ठीक है, सुनो। अब कैश फ्लोज अगर इक्वल है तो हम आखिर ऐसा रेट निकालेंगे कैसे? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेट्स से हमने इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपए, फिर आए हमारे पास 25,000 रुपए 6 साल तक। ठीक है, 2 चीजें हैं। ठीक है मैम, ऐसा करते हैं। सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, ये निकालना कैसे है? अब मुझे रेट नहीं गिवन है। ठीक है मैम, अब तो ये सबसे अच्छा वो हो गया कि मुझे रेट नहीं गिवन। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये अपनी नोटबुक में लिखते रहो। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ठीक है, अगर इक्वल कैश फ्लोज है, टेक अ रफ एस्टिमेट। बिल्कुल एक्यूरेट निकालने मत बैठना। टेक अ जस्ट गेस, टेक अ एस्टिमेशन अराउंड। लेट्स से मैम, यहाँ पे मुझे पैसा रिकवर होते हुए दिख रहा है, मतलब 4 साल में आई कैन से मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो हो गई है, रिकवर हो गई है। तो मैम, अगर आपने तो इतना देख के बता दिया, तो अगर हम नहीं बता पाए तो कैश फ्लोज इक्वल है बेटे। अजम्पशन ही सबसे पहले मैं केस ही यही लेके चल रही हूँ कि आपके कैश फ्लोज ही इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपके कैश फ्लोज इक्वल है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पे बैक पीरियड क्या है। ठीक है, तो आपका पे बैक पीरियड आ गया, लेट्स से 4 ईयर इन दिस केस। ठीक है, लोकेट दिस इन एन्युटी टेबल। मैम, क्या लोकेट करना है? तो आप देखो 6th रो में, ये 6th रो कैसे आया मैम? क्योंकि हमें 6 इयर्स गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ पे वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, ये आपको या तो लिख के देंगे पेपर वाले, या आपको एन्युटी टेबल देंगे। ठीक है, तो मैम देख लिया, तो रेट आ रहा है 12% और 13%, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब अगर 12 का लेट से 3.98 था, तो इसका 4.01 था। ठीक है, तो 4 ईयर ना यहाँ लाई कर रहा है, मतलब 4 वैल्यू, जो 4 वैल्यू है वो यहाँ लाई कर रही है, मतलब 12 के 13 के बीच में। ठीक है, हमने अब लोकेट कर ली। नाउ कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग दीज 2 परसेंटेज। इन 2 परसेंटेज का अचार डालोगे। क्यों निकलवाया मैंने? क्योंकि तुम्हें एनपीवी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम फट से यहाँ कर लेते हैं। मैं स्टेप्स को थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ। तो हमें पता चल गया कि 12% और 13%। ठीक है, 12% एंड 13%, ये 2 रेट्स है मैम, जो आप बोल रहे हो कि हमें कैलकुलेशन करनी है, मतलब एनपीवी की कैलकुलेशन इससे करनी है। ठीक है, तो 1 + r रेस टू द पावर, रेस, ओहो, हो क्यों नहीं रहा है, रेस टू द पावर n। ठीक है मैम, ये आ गया आपका 12 से, ये आ गया आपका 13 से, इसके बड़े से आप पे है 1 + रेस टू द पावर n। ठीक है, ये आ गया आपका 13 से। तो हम इजीली निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू एट 13%। तो आई होप अभी तक हमें एनपीवी निकालना आ गया है। तो अगर तुम एनपीवी निकालोगे तो ये आएगा आपका 2275 एट द रेट ऑफ 12% एंड -50 एट द रेट ऑफ 30%, 13%। अब आते हैं हम स्टेप 4 पे, यूज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। मैं एफएम में बहुत
कम बार यूज करूंगी कि रटना पड़ेगा, बट जब रटना पड़ेगा तो रटना ही पड़ेगा, मतलब कोई उसका है नहीं। दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ इंटरपोलेशन। Instead of hidden trial method, we are using the method of interpolation. तो मैम फॉर्मूला क्या है? लोअर इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी, लेट्स से ए करते हैं, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू एच माइनस एल। मैम ये क्या है? ए बी। सुनो, एल है लोअर इंटरेस्ट रेट, ए है आपका एनपीवी एट लोअर इंटरेस्ट रेट, बी है आपका एनपीवी एट हायर इंटरेस्ट रेट। या ये कर लो ना, क्यों नहीं आ रहा है? मतलब ये सुन लो अब, हायर इंटरेस्ट रेट एंड एच है आपका हाई इंटरेस्ट रेट। मैम इस एग्जाम्पल में फिट करके दिखाओ। लोअर इंटरेस्ट रेट क्या था हमारे केस में? 12%। हाई इंटरेस्ट क्या था? 13%। ठीक है, एनपीवी 12% पे कितना आया? 2775। और लोअर पे कितना आया? 50। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.98%। ठीक है, तो मैम ये परसेंटेज आया क्या है? परसेंटेज ये आया है कि अगर आप यहाँ पे 12.98 से पीवी कैलकुलेट करोगे, जो ये अभी मेरे सिस्टम में वो ही ले रहा है, मतलब 13 ही ले रहा है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं पीवी कैलकुलेट करूंगी तो ये आएगा आपका पूरा 0। ठीक है, सो दैट विल बी माय IRR। ये देखो, दिस इज एग्जैक्टली, मतलब ऐसे पूरा का पूरा अगर तुम पेपर में करोगे ना, दिस इज ड्यू टू एक्सेल आई गेस। वेट, आई गेस उसने ना वो ले लिया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू गाइस। 12.98 विल बी द आंसर। अगर तुम कैलकुलेटर पे मतलब करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू विल गेट इट एट 0, एग्जैक्टली 0। बिकॉज यार देखो, -5 आ रहा था तो उसने 13 वाला ही वैल्यू पिक किया एज ऑफ नाउ। बट अगर तुम कैलकुलेटर पे अच्छे से करोगे एंड ज्यादा वैल्यूज का निकालोगे तो इट विल बी 0, परफेक्ट 0। ओके, देखो कितना क्लोज आ रहा है, 999.5 ही हो गया वो, मतलब राइट। तो 0.5 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया आपका IRR का कंसेप्ट। ठीक है मैम, अब आपका बड़े वो है, आपने बोला था ये तो सारा इक्वल कैश फ्लो के हम फॉलो कर रहे हैं। अनइक्वल कैश फ्लोज हुए तो क्या फॉर्मूला हमें एडिट करना है? क्या हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, बट पे बैक से पहले एक एडिशनल स्टेप आ जाता है जहां पे आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है मैम, ये वेटेड एवरेज का क्या लॉजिक है? अब वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? फिर वेटेड एवरेज को नेक्स्ट स्टेप में यू कैन जस्ट डिवाइड वेटेड एवरेज बाय इट्स कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे दो एडिशनल कैश स्टेप्स आ जाते हैं अगर आपका अनइक्वल कैश फ्लोज हो। डिवाइड कैश आउटफ्लो बाय वेटेड एवरेज। ओके मैम, करके दिखाना, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है जी, करके दिखा देते हैं आपको। ये देखो, लेट्स से आपके कैश आउटफ्लोज अब अलग हो गए हैं। 40,000, इसको भी चेंज कर देते हैं, 1,60,000, 40,000, 60,000, 50,000, 50,000, 40,000। ठीक है, 5 साल ही लेते हैं। ठीक है, अब
आपको निकालनी है वेटेड एवरेज। तो आप वेट्स कैसे क्लासिफाई करोगे? आप ऑपोजिट ईयर में, मतलब ऐसे 5 को यहाँ लाओ, ठीक है, 5 विल कम हियर, तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आपने निकाला वेट्स, ये आया आपका दिस। आप कैश कहाँ से स्टार्ट करोगे वेट्स देना? फर्स्ट ईयर से, ठीक है। यू विल बी गिविंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, so this will come out to be this. So आपका टोटल वेट्स हो गया, ओहो, this will turn out to be this and this, ठीक है। तो आपका वेटेड एवरेज कितना हो गया? This will come out to be total weights divided by this. This is your weighted average. Now as I mentioned, payback period से उसे डिवाइड करना है, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से उसे डिवाइड करना है। दिस विल गिव मी द पे बैक पीरियड, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ योर पे बैक। तो जो हम यहाँ पे सीधा सीधा गैस मार रहे थे कि 4 साल में हमें पैसा मिल जाएगा, ये हमें वेट से पता चल रहा है कि पे बैक कैसे निकलेगा। ओके गाइज, आई होप यू गॉट द एडिशनल स्टेप। फिर तो सेम है, मतलब 3.28 टेबल में लोकेट करो, टेबल से लोकेट करके दो वो निकालो, एनपीवी निकालो, ठीक है, एंड फिर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज कर दो, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आर पीपीटी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। मैं क्यों इसके आ गई हूँ फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आईआरआर की एक ड्रॉबैक है, ठीक है, वो मान के चलता है कि हम सारे कैश फ्लोज री इन्वेस्ट करते हैं एट द री इन्वेस्टमेंट रेट। मैम ये अजम्पशन नहीं समझ में आई, सुनो। लेट्स से आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया गलती से, और आई से यू वर वेरी फॉर्चून, एंड आपको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, एंड आपका आईआरआर आया, wait, I'll just calculate the IRR using formula here. ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा आई गेस इसमें, कंसिडर, वेट, ये क्या हो रहा है इसको, जस्ट अ मिनट। अच्छा, आपके पैसे ही नहीं रिकवर हुए हैं, इससे थोड़ा ज्यादा मिलाते हैं, 1000, 1900, अच्छा 600, ओहो 800, लेट्स डू इट, ठीक है। नाउ लेट्स थोड़ा मेक इट, लेट्स 5000, ठीक है। अब देखो, ये है आपका एक प्रोजेक्ट, आप बहुत ही लकी हो गए, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया जिसने आपको रिटर्न दिया 65%। मतलब आपकी 60, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत ही 65% अच्छा खासा रिटर्न दिया, सब कुछ किया। आप आईआरआर अजम्पशन ये लेके चलता है कि आपने जो ये 1000 रुपीज कमाए हैं, आप इसे री इन्वेस्ट करोगे एट द रेट ऑफ 65%। Guys, can you even imagine an opportunity where you get a place to invest at the rate of 65%? Of course not. आप इस प्रोजेक्ट में लकी थे, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट ना मिले जो इतने ज्यादा रिटर्न्स दे रहा हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस method becomes bit invalid because of this particular assumption। क्या अजम्पशन? ये मान के चलता है कि जितना भी आप इन्फ्लोस कमा रहे हो एक प्रोजेक्ट से, वो आप री इन्वेस्ट करोगे एट दिस पर्टिकुलर रेट, द रेट दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। Okay, which is actually not possible due to two reasons, because first of all, it may be possible futures में competitors आए and you may not get equal amount of opportunity in future, ठीक है। सेकेंडली,
all your competitors will also enter, due to which आपको एक कम रेट का अग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो IRR का मैंने फॉर्मूला समझा दिया, इंटरपोलेशन एंड एनपीवी कैसे, IRR इज समवेयर जहाँ पे एनपीवी 0 हो रहा है, ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। देन सॉल्व क्वेश्चन ये मैं करवा चुकी हूँ। नाउ comes the last method of this particular chapter. So जहाँ पे भी assumption आती है वहां पे एक नया मेथड का बर्थ होता है। तो MIRR आया, दैट इज मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कहता है कि आप इस रेट पे री इन्वेस्ट मत करो। कोई बात नहीं, आपको नहीं मिल रहा प्रोजेक्ट, आप मत करो इस रेट से, आप इन्वेस्ट करो ये ऐसे रेट से जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, दैट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम चैप्टर नंबर 10 में बहुत डिटेल में करेंगे, बट मैं बता देती हूँ। लेट्स से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेस करके आए हो 5% से, ठीक है, इधर फ्रॉम डेट और फ्रॉम इक्विटी, आपने अपने पैसा रेस किया इस प्रोजेक्ट के लिए 5% पे, ठीक है, या किसी भी और प्रोजेक्ट से, तो एटलीस्ट यू विल ट्राई टू रिकवर दिस 5%, बिकॉज आपको 5% तो रिकवर करना ही पड़ेगा जितनी आपकी कॉस्ट है। अगर इससे कम करते हो तो बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। तो एटलीस्ट ऑब्वियसली इफ यू गो इन मार्केट, आप 1000 को मिनिमम 5% से ज्यादा पे ही इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली कॉस्ट से ज्यादा ही एक्सेप्ट करोगे, राइट। तो MIRR बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट रेट पे री इन्वेस्ट मत करो, आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से री इन्वेस्ट करो। ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इन MIRR। Okay, I hope that the assumption behind both the methods are clear. तो मैम इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? बेटे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है? इसमें आप लेके चलते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय 1 plus MIR raised to the power n। मैम ये बहुत ज्यादा पहचाना सा वो लग रहा है फॉर्मूला, ये आगे भी बहुत पहचाना फॉर्मूला लगेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच फॉर्मूला इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम। लिटरली ये तुमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, एंड दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला। ये बहुत ही ज्यादा इजी फॉर्मूला है, ठीक है। इसका क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो 0 1 2 3, लेट्स से सिंपल रखते हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेते हैं, 20,000 7,000 10,000 एंड 29 ओके एंड 8,000, ठीक है। तो लेट्स से आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जिस रेट से आप पैसा उठा के आए हो, दैट इज 10%। तो इसका क्या करो, इसका सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू मैं बता देती हूँ, दिस विल कम आउट टू बी 29670, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, 20,000 was my initial investment, present outflow came to be 29760 divided by 1 plus MIRR raised to the power 3। MIRR निकालना है, थोड़ा फॉर्मूला इधर उधर करेंगे, तो you will get it as 29670 divided by ऐसे पूरा अंडर 3, ठीक है, मैं निकाल ही देती हूँ। तो दिस विल कम आउट टू बी 14.05%, okay। So at least you should reinvest at the rate of 14% because your minimum cost of capital was 10%, okay। So guys, I hope you got this particular chapter, and these are the few questions that you need to solve as a homework. You can just take a screenshot, 1 2 3 4, that's it. So thank you so much guys for watching this particular part. I hope you guys understood. I hope I am contributing to around 40 to 50% in your exam preparation.
And let me know if you have any doubts in the comment section. Officially, this chapter is over from my end because I couldn't do more than 3 parts for this particular chapter. And one part of the unit, one unit is also over, that is unit 2. Now we will be moving towards unit 3, which is your financing decision, which is a kind of a decision that is taken by the finance manager, right? सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सिर्फ टेक्निक्स थी जो तुम्हें आनी चाहिए और कैसे सॉल्व की जाती है पेपर में, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द यूनिट 3. Okay, so signing off. Thank you so much, guys. Have a great day. All the best and good night, as it is 11:05 at my by my watch. So see you in the next video. Thank you.